हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपकी क्लास सेवेंथ एसएसटी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है न्यू बिगनिंग्स सिटीज़ एंड स्टेट्स। न्यू बिगनिंग्स का मतलब क्या होता है? कोई नई शुरुआत। ठीक है, किन की नई शुरुआत हो रही है? सिटीज़ और स्टेट्स की। कि सिटीज़ और स्टेट्स जब बननी शुरू हुई थी, कैसे उनका निर्माण हुआ, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट अस रिकॉल दैट इन अर्ली सेकेंड मिलीनियम BCE, यानी अराउंड 2000 BCE के करीब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास भारत की सबसे पहली सभ्यताएं मौजूद थी। कौन कौन सी? इंडस, हड़प्पन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये हमारे भारत की सबसे पहली सभ्यताएं हैं जो हमें देखने को मिली। सम ऑफ इट्स सिटी वर अबैंडन्ड। इसकी कुछ शहर जो थे, इसकी जो कुछ सिटीज़ थी, उन्हें क्या कर दिया गया था? अबैंडन कर दिया गया था, दरखास्त कर दिया गया था। इन अदर्स सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर। लेकिन कुछ जगहों पे क्या था कि लोगों ने वहीं रहना कंटिन्यू किया, वो वहाँ से नहीं गए। बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। ठीक है, वो क्या करते थे वहाँ पे? अपना सीधा ग्रामीण और विलेज वाली लाइफस्टाइल को ही वो लोग फॉलो करते थे। They had to, since all the components of the हड़प्पन अर्बन ऑर्डर had disappeared। अब उन्हें इस गांव वाली और इस ग्रामीण अपने जीवन शैली को कंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि जितना भी अर्बन, जितना भी शहरी विकास हुआ था, चीज़ें हुई थी, वो सब क्या हो गई? डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, मतलब बहुत ही खुले खुले जगह बनी होती थी, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ठीक है, क्राउडेड स्ट्रीट्स, मतलब बहुत भीड़ भड़क्के वाली स्ट्रीट्स होती थी, गलियाँ होती थी, बिजी मार्केट्स होती थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, मतलब अलग अलग जाति के, कम्युनिटी के जो लोग थे वो यहाँ पे रहते थे, और उनकी स्पेशलाइजेशन भी अलग अलग थी। कोई यहाँ पे मिट्टी का काम करता था, कोई यहाँ पे लोहे का काम करता था। ठीक है, मेटल स्मिथ, पॉटर, बिल्डर्स, वीवर्स, क्राफ्ट्स पीपल एंड सो ऑन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लोग, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग यहाँ पे क्या करते थे? रहते थे। अ राइटिंग सिस्टम, अ सैनिटेशन सिस्टम। राइटिंग सिस्टम भी था, सैनिटेशन सिस्टम भी था। द प्रेजेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक सत्ता का भी वहाँ पे क्या था? मौजूद थी, जो पूरे राज्य को, पूरी सिटी को क्या करते थे? चलाते थे। एंड बिहाइंड इट ऑल अ लार्जर स्टेट स्ट्रक्चर विद अ रूलिंग क्लास एट द हेड, मतलब एक इनका हेड भी हुआ करता था जो इन सब चीज़ों को क्या करता था? कंट्रोल करता था। आप सोचो, आज से 2000 BCE पहले भी हमारे पास इतनी मॉडर्नाइजेशन थी कि हम लोग क्या क्या था हमारे पास? यहाँ पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है, सैनिटेशन सिस्टम था, राइटिंग सिस्टम भी था, हमारी खुद की एक आप बोल सकते हो उसको लिपि थी। ठीक है, सब कुछ ही हमारे पास बहुत क्या था? मॉडर्नाइजेशन वे में प्रेजेंट था। ठीक है, एंड फॉर अ होल मिलीनियम अर्बन लाइफ रिमेंड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। और फिर पूरे 1000 लगभग साल के लिए क्या हो गया? ये सब चीज़ें हमारे भारत से लुप्त हो गई। दो देयर आर मैनी हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हेयर एंड देयर इन द नॉर्थ इंडिया। आज भी कुछ नॉर्थ इंडिया में कुछ अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे टाउन्स क्या हैं? मौजूद हैं। ठीक है, इंडीड देयर वर इम्पॉर्टेंट रीजनल कल्चर्स विच वी नीड नॉट स्टडी हेयर। और भी कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रीजनल कल्चर्स थे, बहुत सारे सेंटर्स थे, उनके बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। फिर देन इन फर्स्ट मिलीनियम BCE अ वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगिन इन द गंगा प्लेन्स। अब जो गैंगेटिक प्लेन्स है हमारा, उस जगह पे क्या हुआ? एक नई सभ्यता का निर्माण हम लोगों ने देखा। पार्ट्स ऑफ इंडस बेसिन एंड नेबरिंग रीजन, इंडस के आसपास का एरिया और इंडस वाला एरिया। ठीक है, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट एशिया के अराउंड ये सब भी क्या होने लगे? आसपास ही फैलने लगे। ठीक, हाउ डू वी नो दिस? अब हमें पता कैसे चला कि भाई ये गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास, इंडस वैली और उसके आसपास के रीजन्स में ये सब चीज़ें फैलने लगी? मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज थे हमारे पास, दो रास्ते थे जिनसे हमें ये चीज़ पता चली। आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस, आर्कियोलॉजिकल होता है जो लोग पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं ना, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, पुरानी हिस्ट्री के बारे में वो पढ़ते हैं, उनसे चीज़ें निकालते हैं। ठीक, और एक्सकावेशन क्या होता है? एक्सकावेशन का मतलब होता है निकालना, चीज़ों को निकालना। जैसे हम लोग कोयले की खदान से कोयले को निकालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कोल माइनिंग कहते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सकावेशन क्या होती है? एक्सकावेशन यानी जितनी भी चीज़ें हिस्ट्री में थी, पुरानी थी, उन जगहों पे, उन जगहों को स्पॉट करना कि भाई उस टाइम पे ये जगह यहाँ रही होगी, और फिर वहाँ पे खुदाई करके नीचे देखना कि हमें शायद कुछ अवशेष मिल सके। ठीक है, दैट हैव कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशियंट अर्बन सेंटर्स। वो बताते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशंस हुई थी
उनसे ही हमें कंफर्म हुआ कि कैसे पुराने टाइम पे यहाँ पे एंशियंट मतलब प्राचीन अर्बन यानी बहुत ही मॉडर्न सेंटर्स हुआ करते थे, यानी प्राचीन में जो मॉडर्न सेंटर्स थे वो यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। तो एक तरीका तो ये हो गया। एंशियंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, यानी पुराने जो ग्रंथ हैं, पुरानी जो किताबें लिखी गई हैं, जो भी रिटन मटेरियल हमारे पास मौजूद है, मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो भी है, उन सब के थ्रू हमें पता चला कि कैसे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हुआ करती थी। तो हमें उन चीज़ों से भी पता चला कैसे लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट और जैन और वैदिक लिटरेचर्स जो थे ये भरे हुए थे किन से, अर्बन सेंटर्स के बारे में बताने से। ठीक है, इनमें बहुत सारी मात्रा में लिखा गया था कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन सा अर्बन सेंटर हुआ करता था। क्योंकि आप खुद सोचो, आज से कुछ 2000 साल पहले जो हुआ था, हमें कैसे पता है कि वहाँ पे कौन सा अर्बनाइजेशन रही होगी, वहाँ पे कैसा ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा, है ना। तो हमें इन सब सोर्सेज के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन और हमारे जो लिटरेचर्स हैं, पुराने जो लिटरेचर्स हैं, उनके थ्रू हमें पता चला। ओके, दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस ही पूरे दौर को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत का दूसरा अर्बनाइजेशन कहते हैं। विच इंसिडेंटली हैज़ कंटिन्यूड राइट अप टू टुडे, और वो आज तक भी क्या है, चल रहा है। आज भी हम लोग दिन ब दिन रोज़ाना क्या होते जा रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में किसी ना किसी तरीके का बदलाव लाते जा रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है जनपद और महाजनपद। ठीक है, इसके बारे में चलिए समझते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड मिलीनियम बीसीई, जब सेकेंड मिलीनियम बीसीई का अंत हो रहा था, एंड का टाइम चल रहा था, रीजनल कल्चर ग्रेजुअली रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। कुछ क्या थे जो रीजनल कल्चर्स थे, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, यानी फिर से अपने आप को पुनः स्थापना करी या अपने आप को फिर से ठीक किया। कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। ओके, एज पीपल फॉर्म्ड क्लैंस, उन्होंने क्लैंस बनाए, झुंड बनाए या फिर ग्रुप्स बनाए, प्रॉबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज और कॉमन कस्टम्स। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, रिपब्लिक डे की जो परेड होती है उसमें हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेट का जो होता है डांस परफॉर्मेंस हो रहा है, वहाँ की स्पेशलाइजेशन चीज़ें आ रही हैं, हमें दिखाई जा रही हैं। तो आप इसको ऐसे ही समझो कि हम लोग रिपब्लिक डे में जब परेड होती है तो आप देखना वहाँ पे ना ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि भाई ये जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट है, ये दिल्ली का डायरेक्टरेट है, ये हरियाणा का डायरेक्टरेट है। ठीक है, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। अब इन ग्रुप्स में कॉमन क्या होता है, ये लोग एक तो एक ही परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, डांस जो होता है एक ही ग्रुप में करना होता है। दूसरा इनमें क्या होता है, इनकी लैंग्वेज कॉमन होती है, सब लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे, कॉमन लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या बांट लिए गए थे, उस समय पर भी ग्रुप्स बना लिए गए थे। या फिर और किन चीज़ों पे होता था, प्रॉबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज, वो कॉमन लैंग्वेज शेयर कर रहे थे, कॉमन कस्टम यानी उनके जो रीति रिवाज थे वो कॉमन हुआ करते थे। ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी और जनपद, हर क्लैन का, हर झुंड की एक क्या बना दिया गया, जनपद बना दिया गया, जिसको कौन लीड करता था, राजा या फिर रूलर। ठीक है, अब वही वाली बात मैंने जो आपको बताया, रिपब्लिक डे परेड का आपको एग्जाम्पल दिया, तो फॉर एग्जाम्पल जो आपका जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट है, तो उसमें जितने बच्चे होंगे वो जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट वाले होंगे, उनकी कॉमन लैंग्वेज होगी, वो लोग एक दूसरे की भाषा को समझ पाएंगे, उनके जो कस्टम्स होंगे, जो रीति रिवाज होंगे, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और उन्हीं में से एक क्या बनाएगा, एक क्या बनेगा, एक उनका हेड बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, राजा या फिर रूलर कहेंगे। समझ आया। जनपद इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल हैव सेट फूट। ठीक है, संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जन का मतलब तो हो गया लोग, और पद का मतलब क्या हो गया, पैर। ठीक है, वो जगह जहाँ पे लोगों ने अपने पैर, मतलब पैर वहाँ पे अपने रखे या फिर अपना वहाँ पे पैठ बैठाई। ठीक है, दैट इज़ हैव सेटल डाउन, यानी वो लोग वहाँ पे जाके, वहाँ पे जहाँ सेटल हुए वो उन जगह, उस जगह उन लोगों का क्या बन गया, जनपद बन गया। ठीक, जनपद ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क्स एक्सपैंडेड एंड कनेक्टेड देम, जनपद ने क्या किया, ट्रेड नेटवर्क्स को एक्सपैंड करने का, बढ़ाने का हमारे लिए मदद की, और उन्हें एक दूसरे से क्या करवाया, कनेक्ट करवाया। By the 8th or 7th centuries, some of those early states had merged together. कुछ जो स्टेट्स थी वो आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई, मिल गई, रिजल्टिंग द बिगर यूनिट, यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिल जाएगा तो एक क्या बन जाएगा, बड़ा ग्रुप ही बनेगा ना। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि जब छोटे छोटे दो जनपद या फिर दो से ज़्यादा जनपद भी आपस में मिले तो उन्होंने क्या, किसको निर्माण किया, किसका निर्माण किया, महाजनपद का। ठीक, although the taxes have different list of them, the more frequent list gives the name of 16 महाजनपद। वो बताते हैं कि और भी जनपद थे, महाजनपद थे, लेकिन जो रिसेंट लिस्ट थी उसमें हमारे पास किसकी लिस्ट है, 16 महाजनपद की
लिस्ट है। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? गांधार इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये देखो, ये हमारे यहाँ दिखा देते हैं आपको, ये हमारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या बताया, कौन सी जगह पे गांधार था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट टू द अंगा इन द ईस्ट। देखिए नॉर्थ वेस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये वाली आ जाएगी किसके? ईस्ट के, यानी अंग जो हमारा एक यहाँ पे महाजनपद का नाम बताया गया है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके नॉर्थ वेस्ट में यानी इस जगह पे कहीं पे हमारे पास कौन सी बताया गया कि यहाँ पे क्या मौजूद था? गांधार मौजूद था, ठीक है। एंड अशमाका इन सेंट्रल इंडिया क्लोजेस्ट टू गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के सबसे निकट कौन सा? हमारा अशमाका, जो कि कहाँ पे है? हमारे सेंट्रल इंडिया में यानी भारत के मध्य में है, ओके। देयर में हैव बीन फ्यू मोर, और भी होंगे जिनके हमें अभी तक नाम नहीं पता हैं, अलॉन्ग विथ सम स्मॉलर जनपद्स कंटिन्यूइंग इंडिपेंडेंटली, और भी तरीके के जनपद रहे होंगे, और भी जनपद होंगे जिनके नाम हमारे तक नहीं पहुंच पाए, जो अपने आप ही क्या कर रहे थे उस समय पर? इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से अपना क्या कर रहे थे? अपना पालन पोषण कर रहे थे, अपने अपने जनपद को क्या कर रहे थे? चला रहे थे, ठीक। आगे चलते हैं। नोटिस हाउ मैनी ऑफ द महाजनपद आर कंसनट्रेटेड इन द गंगा प्लेन्स, वो बोल रहे हैं हमारा जो गंगा प्लेन्स वाला एरिया है उसमें कितने महाजनपद थे, इस बारे में सोचिए। देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजन्स फॉर दिस इंक्लूडिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली जिस जगह पे हमारी रिवर्स होंगी उसके आसपास की जो सॉइल होगी वो फर्टाइल होगी, तो वहीं पे तो बसावट देखी जाएगी। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि आसपास वहाँ पे ज़्यादा हमें महाजनपद इसी जगह पे क्यों देखने को मिले? क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी, फर्टाइल यानी उपजाऊ गंगा के प्लेन्स थे, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर इन द माउंटेन्स एंड हिल्स, यानी क्या थे? लोहे की जो हमारे पास आयरन ओर की जो वो थी खदानें थी वो सब कहाँ पे थी? इन्हीं जगह पर मौजूद थी, ठीक है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क्स, और यहाँ से ट्रेड करना, यहाँ से व्यापार करना भी काफ़ी आसान था, तो इसीलिए इस जगहों पर ज़्यादातर महाजनपद यहीं पर प्रेजेंट थे, ठीक। द मैप शोज़ द महाजनपद कैपिटल्स, जो मैप है वो क्या दर्शाता है? महाजनपद की कैपिटल्स को दर्शाता है। आप अगले पेज पे देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया गया है कहाँ कहाँ पे कौन से महाजनपद थे। देखिए यहाँ पे आपको कहीं पर गांधार भी दिख सकता है, देखिए ये रहा गांधार और ये रहा आपका अंग, यानी अंग ईस्ट में है और ईस्ट के नॉर्थ वेस्ट साइड में हमारे पास क्या पड़ रहा है? गांधार राज्य पड़ रहा है, ठीक, सॉरी गांधार महाजनपद पड़ रहा है। मोस्ट वर फेयरली लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज़, यानी काफ़ी इनमें से जो थी महाजनपद थी ये बहुत ही बड़ी बड़ी थी, बहुत विशाल थी और बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड भी थी। विद अ मोट रनिंग आउटसाइड द फोर्टिफिकेशंस, मतलब क्या था इस, आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो किले वगैरह होते हैं उसमें आप देखो बीच में किला होता है और उसके आसपास या तो बहुत बड़ी बाउंड्री होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा तालाब वाला एरिया होता है या फिर पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है, किस लिए? ताकि महल तक पहुंचने में, किसी फोर्ट तक पहुंचने में दुश्मन अगर आक्रमण करे तो समय लगे उसको, ठीक है, उसके लिए मुश्किल हो। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे भी क्या बने हुए थे, यहाँ देखिए मतलब भी लिखा हुआ है, अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल्ड विद वाटर, यानी अपने उस जगह को बचाने के लिए लोग उसकी बाउंड्री करवा देते थे, या तो उसको काफ़ी गहरा खाई या कुएं जैसा कर देते थे या फिर उसमें ढेर सारा पानी भरवा देते थे, ठीक। फॉर फर्दर डिफेंस, डिफेंस के लिए यानी अपनी बचाव के लिए। ऑफन द गेटवेज थ्रू द रामपाट वॉल्स वुड बी डेलिबरेटली केप्ट नैरो, बताते हैं कि रामपाट वॉल्स जो थी उसकी जो मतलब उसका जो गेट था, उसकी जो वॉल्स थी उनको क्या रखा गया था? नैरो रखा गया था, पतला रखा गया था। सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लीविंग द सिटी, वो बताते हैं कि जिस रास्ते को आने जाने के लिए रखा गया था ना उसे पतला बनाया गया था, नैरो बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अगर वो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा तो भाई उस पर निगरानी रखने के लिए भी ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो काफ़ी पतली सी रोड होगी तो दो सैनिक भी साइड में खड़े होकर उस पर आराम से क्या कर सकते हैं? निगरानी कर सकते हैं कि कौन अंदर आ रहा है, कौन ट्रेड के लिए आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, ठीक। इट इज़ फैसिनेटिंग टू नोट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखना,
दैट मोस्ट ऑफ दोज एंशियंट कैपिटल्स कंटिन्यू टू बी लिविंग इन सिटीज़ टुडे। आज की डेट में भी हमें उन सिटीज़ के नाम जो हैं, जो भी हम उस समय पे देख रहे हैं, वो आज तक भी क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। मॉडर्न सिटीज़ दैट आर ऑफन 2500 ईयर्स ओल्ड, जो इतने साल पुरानी हैं, उन सिटीज़ के भी नाम हम देखते हैं कि हम आज तक भी सुनते हैं। ठीक। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। ठीक। ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल। हर जनपद के पास खुद का, भाई आपको याद है ऊपर बताया था कि उनका एक हेड होता था, एक राजा होता था। ठीक। तो हर जनपद की खुद की असेंबली होती थी, खुद की काउंसिल भी होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, सभा या फिर समिति। वेयर मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन वुड बी डिस्कस्ड, मतलब जो भी दिक्कत चल रही है ग्रुप में, उनके उनके आप कह सकते हो उनके पूरे कम्युनिटी में, या फिर कोई भी कलेक्टिव इशू है, कुछ भी है, उस बारे में वहाँ पे क्या होता था, डिस्कस होता था। वी में अज्यूम दैट वेदास वी में अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन। हम ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वहाँ पे कौन थे, बूढ़े लोग थे। ठीक है, बड़ी उम्र के लोग थे। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली एंड आर्बिटरीली, मतलब राजा के पास ऐसा वो नहीं था। देखो, महाजनपद बनाने का रीज़न क्या था, महाजनपद थे कि भाई जो कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कॉमन जिनके रीति रिवाज हैं, उनका एक ग्रुप बनना। ठीक है, तो अब वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि हम अपने ही लोगों पे, यानी ये तो मेरे ही लोग हैं ना, कि ये मेरी ही भाषा बोलते हैं, मेरे जैसे ही इनके रीति रिवाज है, तो ये तो मेरी फैमिली हुए। तो राजा अपना ऐसे पूरा हुक्म नहीं चलाता था, वो क्या करता था, पूरी सभा बैठती थी और सबके डिस्कशन से, सबकी सहमति से ही कोई भी फैसला क्या होता था, लिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अ गुड रूलर वॉज सपोज टू टेक एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज। वो बताते हैं कि एक अच्छा राजा, एक अच्छा हेड जो था, उसी को माना जाता था जो क्या करता था, सबसे एडवाइस लेता था किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंडीड अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट एन इनकम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। वो बताते हैं पुराने टेक्स्ट में ऐसा भी बताया गया कि अगर कोई रूलर इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करता था, कि मैं तो नहीं पूछ के चलूँगा, मैं तो अपनी मर्जी करूँगा, जैसा मैंने बोला है वैसा करो, तो उस रूलर को क्या कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। ठीक। Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law. Let us remember that data we have for such remote period is incomplete। अब वो बताते हैं कि देखो, हम एक ही बात पे पूरा कंक्लूजन नहीं बना सकते कि अरे वाह सब कुछ ही बहुत अच्छा था या सब कुछ ही बहुत बुरा था। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो भी डेटा है हमारे पास जनपद का, महाजनपद का, आज से 2000 साल पुराना, वो सब क्या है, इनकम्प्लीट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो पूरी फॉर्म में लिखा ही हुआ है और वो सब कुछ ही डिटेल्ड है, नहीं, वो क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक। इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम द महाजनपद एक्सपैंडेड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द जनपद। अपने समय में पॉलिटिकल सिस्टम में महाजनपद ने क्या किया था, कुछ बेसिक सिद्धांत जो थे, जो कुछ रूल रेगुलेशंस थे, वो जनपद के लिए डिसाइड किए। सम वर इन इफेक्ट, कुछ तो अच्छे थे। ठीक है, इन द सेंस दैट राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी। कुछ कौन से अच्छे थे, कि राजा तो क्या है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, यानी उसकी ही जिम्मेदारी है पूरे जनपद की, पूरी कम्युनिटी की। सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। वो बताते हैं कि राजा ऐसे ही अकेले बैठ के रूल नहीं करेगा, उसके पास एक पूरी सभा होगी, एक असेंबली होगी, जिसमें सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे, और साथ ही साथ कौन होंगे, एल्डर लोग भी होंगे, बड़े लोग भी होंगे। हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी। उसकी पोजीशन क्या है, हेरिडिटरी रहेगी, मतलब वही हम लोग पढ़ते थे ना कि मोनार्की रूल चलता था पहले, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो यही वाला जो हेरिडिटरी रूल था वो भी पहले के समय पे चलता था। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रिवेन्यू। किंग क्या करेगा, टैक्सेस को और रिवेन्यू को कलेक्ट करेगा। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखेगा। एंड गेट इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशंस बिल्ड अराउंड देयर कैपिटल। अपने राज्य के आसपास, अपने राज्य के निर्माण का जिम्मेदारी भी पूरी तरह से किसकी, राजा की हो जाएगी। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद द नेबरिंग वंस। अब देखो भाई, कोई राज्य बना है, कुछ बना है, हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें गेट लगाते हैं ना, ताकि कोई भी ऐसे ही घर में ना घुस आए। तो ऐसे ही वो राजा भी जब बना है तो राजा अपनी एक फौज भी बनाएगा, ठीक है, जो उसे दुश्मन के आक्रमण से और इन सब चीज़ों से बचाएगी। मगध, जो कि आज कहाँ पर है लोकेटेड, बिहार में। ठीक है, कोसाला, कोसाला कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और अवंती कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वर अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स।
उस समय की ये बहुत ही तगड़ी पावरफुल स्टेट्स हुआ करती थी, ठीक है। हाउएवर एटलीस्ट दो महाजनपद थे, कौन से? वज्जी एंड नेबरिंग मल्ला, ये दो हमें नाम बताए गए, वज्जी और मल्ला, हैड अ डिफरेंट सिस्टम। इन दोनों का जो सिस्टम था वो काफ़ी डिफरेंट था। कैसे? द सभा और समिति हैड मोर पावर, सो बताते हैं राजा से ज़्यादा पावर किसके पास थी? सभा और समिति के पास। एंड टुक इम्पॉर्टेंट डिसीजन थ्रू डिस्कशन, और ये लोग इम्पॉर्टेंट जो भी डिसीजन लेते थे वो कैसे लेते थे? डिस्कशन कर करके लेते थे। एंड इफ़ नेसेसरी थ्रू वोट, और अगर कोई सहमति नहीं आ रही है, कुछ नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो क्या करवा देते थे? वोट करवा देते थे। सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ राजा, इसी से ही क्या करते थे? इन्हीं सारे सिस्टम का इस्तेमाल करके कि वोट करके सब करके किसका सिलेक्शन करते थे? राजा को भी चुन लेते थे। दिस मीन्स दैट दोज महाजनपद वर कॉल्ड गण, उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया था? क्या उपाधि दे दी थी? गणों की समाधि दे दी थी, उपाधि दे दी थी, ठीक है। या फिर आप उन्हें क्या कह सकते थे? संघ भी कह सकते थे। और ये मोनार्कीज नहीं थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये लोग प्रॉपरली फंक्शन करते थे। यहाँ पे पूरा डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ें चलती थी कि भैया राजा यूँ ही नहीं बन जाएगा, पहले उसका काम देखेंगे कि उसने अब तक मंत्री पद पे रह के कितना काम किया, वो कितनी अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है। उसके बाद वोटिंग होती थी और वोटिंग करके ही राजा का होता था कि भाई राजा कौन बनेगा, राजा इलेक्ट होता था, ठीक है। सिंस मेंबर ऑफ द असेंबली वर द वंस हु सेलेक्ट द रूलर, वही बताया मैंने आपको कि मेंबर जो होते थे वही रूलर को सेलेक्ट करते थे और अपना मेजर डिसीजन लेते थे। इन फैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स, स्कॉलर्स उनको किस नाम से भी बुलाते हैं, क्या उपाधि भी देते हैं? अर्ली रिपब्लिक्स, यानी उनके अंदर जो थी अर्ली, जल्दी रिपब्लिक जो था, क्या बोलते हैं, एक फीलिंग थी, वो क्या हो चुकी थी? आ चुकी थी। एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे वोटिंग सिस्टम और सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने वाले लोग क्या थे? पहले लोग थे, ठीक है। मोर इनोवेशंस, और क्या क्या इनोवेशन हुई थी और क्या क्या खोज पड़ताल हुई, निर्माण हुए। द एज ऑफ जनपद एंड महाजनपद वॉज एन एज ऑफ प्रफाउंड चेंज, जो जनपद और महाजनपद का जो दौर था उसमें क्या थे? बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते रहते थे, ठीक है। विच वुड इम्पैक्ट इंडिया सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम्स, यानी आज के समय में भी जो निर्माण हुए थे, जो भी चेंजेस हुए थे उस समय पर, वो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। इन द चैप्टर इंडियाज़ कल्चरल रूट्स इन ग्रेड 6 वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी सोच के नए नए क्या थे? स्कूल्स बन रहे थे कि भाई किन किन चीज़ों से हम लोग इसका निर्माण कर सकते हैं या फिर हम लोग कोई बदलाव ला सकते हैं। पहला, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर्स, अपने अपने लिटरेचर में ये लोग क्या थे? बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण थे, बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस कर रहे थे, ठीक है। दोज स्कूल्स डिसेमिनेटेड देयर टीचिंग, इन लोगों ने अपनी टीचिंग्स को बांटा। एंड लिटरेचर थ्रू स्कॉलर्स, क्या करा? इन्होंने समूह बना दिए भाई कि चलो ये वाला स्कॉलर, ये वाला स्कॉलर, और एक इनके ऊपर हेड स्कूल होता था, स्कॉलर्स को ये ज्ञान देते थे और यही स्कॉलर्स जाके फिर छोटे छोटे गाँव में हर जगह पे जा जा के क्या करते थे? इस ज्ञान को विद करते थे, ठीक। मॉन्क्स एंड नन्स, देखो स्कॉलर्स, मॉन्क्स, नन्स। मॉन्क्स आपको पता है वो लद्दाख वाली जो आप कोई अगर एरिया में रीजन में देखोगे तो वो ऑरेंज कलर के जो कपड़े पहन के जो दलाई लामा, वो भी क्या थे? एक मॉन्क है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते थे? ये लोग अपनी जो भी इनके पास नॉलेज थी उसे दुनिया को पहुंचाने तक का काम करते थे। ये पूरे इंडिया में ट्रैवल करते थे और पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेजेस, यानी इनकी जो क्या बोलते हैं, इनकी जो शरण लेते थे या इनके पास जो आके लोग रहते थे उनको भी ये लोग क्या कहते करते थे? अपनी टीचिंग्स के बारे में बताते थे। इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूअल, वो बताते हैं इंडिया की जो आर्ट वाला एरिया है, हमारा पोर्शन है, उसमें भी अच्छा खासा रिन्यूअल हुआ, उसमें भी अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई। इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स, और उसने क्या किया? खिलना फूलना शुरू किया एज ऑफ एम्पायर्स के समय पे, ठीक है। अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन बिना टेक्नोलॉजी के होना इम्पॉसिबल है। लेट अस रिमेंबर दैट हरप्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी, ठीक है।
अब देखो, आपको पता है सिक्के सबसे पहली बार कहाँ देखे गए थे भाई? इन लोगों ने क्या किया था, सिक्कों के ऊपर जो लिखने का काम था, उस पर अपने चिन्ह बनाना, उस पर लिखना, वो सब इन लोगों ने शुरू कर दिया था। तो इन्होंने बहुत मास्टरी कर ली थी कॉपर और ब्रॉन्ज के मेटल से काम करने में, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन, दूसरी सभ्यता में क्या हुआ, अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही तगड़ा शिफ्ट देखा गया टेक्नोलॉजी में, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस हुई, आयरन मेटलर्जी, यानी अब तक वो कॉपर और ब्रॉन्ज में तो सीख ही गए थे, वो आयरन में भी सीख रहे थे। इन सेवरल रीजन ऑफ इंडिया द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम द अर्ली सेकेंड मिलीनियम BCE। वो बताते हैं अर्ली सेकेंड मिलीनियम BCE से भी ज़्यादा क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा निर्माण हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई थी किसमें, आयरन ओर से आयरन को निकालने में, उसके साथ काम करने में। बट इट टुक फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ। हमारी लाइफ का एक डेली पार्ट बनने में आयरन को बहुत लंबा समय क्या करना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, ठीक। बाय द लेट सेकेंड मिलीनियम BCE आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड। धीरे धीरे करके क्या हुआ, आयरन टूल्स क्या थे, आयरन से बने हुए जितने भी औजार थे उनका जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ने लगी, उनमें जो लोगों में जो इनकी मांग थी वो भी बढ़ने लगी। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल। आपको पता है पहले शिकार के लिए भी किसका आगे पत्थरों को लगा के करते थे ना, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बदला, पत्थरों को बहुत ज़्यादा शार्प करते रहे वो लोग, अपने जो औजार थे उन्हें मॉडिफाई करते रहे, पत्थरों को घिस घिस के उसको और शार्प बना बना के, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब किसका इस्तेमाल होने लगा, आयरन का। तो आयरन का इस्तेमाल यहाँ पे पहले बताया गया कि एग्रीकल्चर को बड़े स्केल तक पहुँचाने के लिए भी पहले इस्तेमाल किया गया, ठीक। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रॉन्ज। वो क्या बताते हैं कि आयरन से ही वेपन्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं किसके कंपैरिजन में, ब्रॉन्ज के। क्यों? क्योंकि वो लाइटर होते हैं और शार्पर होते हैं, ठीक है। स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरोज, शील्ड, ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी, तलवार, तीर कमान, ये सब चीज़ें भी आयरन से बनने लगी। एज इट हैपन्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपद। दो महाजनपद के बीच में जब वॉरफेयर हुई, मतलब कोई भी उनके बीच में वॉर वगैरह हुई, उस समय हमें पता चला कि कैसे कैसे हमारे पास औजार यहाँ पे मौजूद थे। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज, कि वो कितनी ज़्यादा भीषण थी, कितनी ज़्यादा गंभीर थी। ऑफकोर्स इज़ पॉसिबल टू टेल सच मिलिट्री कैंपेन्स बट ओकेजनली अलाइंसेस टू गेव राइज टू न्यू किंगडम्स। भाई इन्हीं सब लड़ाइयों से क्या होता है, किसी नए एम्पायर का, किसी नए रीजन का, किसी नए शहर का, सिटी का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। विच वी विल टर्न टू लेटर इन आर जर्नी, उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद अनदर इनोवेशन वाज द फर्स्ट यूज़ ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। और भी जो बड़ा इससे इनोवेशन देखा गया था वो कौन सा था भैया, कॉइन्स का इस्तेमाल होना इंडिया में। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, जैसे जैसे ट्रेड व्यापार बढ़ता रहा, कॉइन्स की ज़रूरत महसूस हुई तो कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। वेरी सून कॉइन्स वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में भी क्या होने लगे, कॉइन्स एक्सचेंज होने लगे। And even with other parts of the world. The first Indian coin were made of silver। सबसे पहला जो कॉइन था भारत का वो किससे बना हुआ था, सिल्वर का बना हुआ था, जो कि बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। उसमें क्या था, सिंबल्स को पंच किया गया था, ठीक है। दे आर कॉल्ड पंच मार्क्ड कॉइन्स, उनको हम क्या कहते थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे, ठीक। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते थे, मैंने आपको बताया ना कि धीरे धीरे करके जब कॉइन्स का ऊपर मैंने समझाया आपको कि जब कॉइन्स बनने लगे तो उसके ऊपर प्रिंट मतलब उसके ऊपर गुदवा के, ठीक है, उसके ऊपर क्या करने लगे, इनकाव भी करने लगे, नक्काशी करके भी अपने सिंबल्स को छोड़ा जाने लगा। उनको हम क्या बोलते हैं, पंच मार्क्ड कॉइन्स बोलते हैं। लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड। आगे जाके कौन से अलग अलग तरीके के जो बाकी हमारे पास गोल्ड के, कॉपर के, इन अलग अलग मेटल्स के भी कॉइन्स हम लोगों ने देखे। जनरली अ महाजनपद इशूड इट्स ओन कॉइन। ऑब्वियसली अब आप सोचो, क्या हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट की अलग अलग करेंसी है क्या, नहीं। लेकिन अगर आप कंट्री टू कंट्री देखोगे, हमारी करेंसी और रशिया की करेंसी दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं कि अलग अलग जो महाजनपद थे उनके अपने अपने कॉइन्स होते थे, वो अलग अलग ही इशू करते थे। बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड। वही वाली बात कि इंडिया में हो आप, इंडिया की आप किसी भी स्टेट में जाओगे,
आप वहाँ पे हमारे पूरे भारत में एक ही तरीके की करेंसी चलती है। तो आपको इंडिया में किसी भी स्टेट में अगर आप जाओगे तो आपको मना नहीं करेगा कि नहीं भाई इस वाली स्टेट में तो ये वाला नोट नहीं चलता, ये वाला कॉइन नहीं चलता, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन उस समय पर क्या होता था, उस समय पर भी सेम चीज़ है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही अलग अलग महाजनपद हो गए, उनके कॉइन्स तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो एक रीजन में यानी एक जगह पे जो रह रहे हैं, यानी एक महाजनपद के अंदर जो छोटे छोटे जनपद हैं, वो लोग अपने कॉइन्स को क्या कर लेते थे, आसानी से एक्सचेंज कर लेते थे। ठीक, इतना समझ आया। ये था हमारा पार्ट 1। आगे का चैप्टर हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए।